स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस का सेकंड लेसन राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, उसको डिस्कस किया था। उससे पहले हमने वस्तुओं के प्रकार में अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम दो टॉपिक, फर्स्ट हमारा है निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और दूसरा मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज का हम ले लेते हैं निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर किसी को पूछा जाए कि निवेश क्या होता है, तो वो निवेश का मतलब किससे समझता है, एक तरह से कि लोगों के द्वारा, जैसे कोई शेयर हैं, जैसे ऋण पत्र हैं, या जो प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, इनको अगर वो खरीदता है, बेचता है, इसको अपन एक तरह से क्या कहते हैं, निवेश समझते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें या वास्तव में अगर हम देखें तो ये एक तरह से वास्तविक निवेश नहीं होता है, क्योंकि शेयर हैं, स्टॉक हैं, ऋण पत्र हो गए, आपके प्रतिभूतियां हो गई हैं, इनको अगर खरीदा जाता है तो ये तो एक तरह से क्या हुआ, केवल हमारे पास में जो पैसा था, पूंजी थी, उसका ये एक तरह से हस्तांतरण हो गया, कहने का मतलब। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक निवेश नहीं होता है। निवेश की अगर हम बात करें तो निवेश का जो संबंध होता है वो अर्थशास्त्र में एक तरह से किससे होता है, जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनके स्टॉक को एक तरह से बढ़ाने को क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। ठीक है, पूंजीगत स्टॉक का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था में जैसे या किसी देश में कोई नया प्लांट स्थापित किया जाए, या बांध का निर्माण किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया, कोई नया भवन बनाया गया जैसे, ठीक है, या माल सूची के ऊपर खर्चा किया गया, या कोई नई कंपनी के अगर शेयर हैं, स्टॉक के, उनको अगर क्रय किया जाता है, तो इनको एक तरह से क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें निवेश का अर्थ समझने से पहले, तो उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि होता है आपका, श्रम होता है, पूंजी होता है, साहसी होता है। तो ये जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो किसके साथ में संबंधित है, पूंजी के साथ में संबंधित है। और पूंजी जो है वो उत्पादन का एक तरह से क्या है, मानव निर्मित साधन है। ठीक है, निवेश जो है वो किसके साथ में संबंधित है, उत्पादन का एक मानव निर्मित साधन है, पूंजी उसके साथ में संबंधित है। और निवेश एक तरह से क्या दर्शाता है, जो पूंजी है वो एक तरह से क्या दर्शाती हैं, उत्पादकों की उत्पादन क्षमता को दर्शाती हैं। ठीक है, अगर उत्पादकों के पास में अधिक मात्रा में पूंजी होगी तो वो क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो एक तरह से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। और अगर पूंजी की कमी होती है तो ये उत्पादकों के लिए क्या दर्शाती हैं, उनकी कम उत्पादन क्षमता को दर्शाती हैं। तो जब हम बात करते हैं निवेश की, ठीक है, तो निवेश जो होता है वो क्या होता है, कोई नई फैक्ट्री का अगर निर्माण किया जाए, कोई नया प्लांट स्थापित किया जाता है, कोई मशीनें हो सकती हैं, उपकरण हो सकती हैं, उनको खरीदा जाता है, माल सूची। ठीक है, माल सूची का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, निर्मित वस्तुएं हो सकती हैं, अर्ध निर्मित वस्तुएं हो सकती हैं। ठीक है, उनको हम एक तरह से क्या कहते हैं, कच्चा माल हो सकता है जैसे, इन सभी को हम किस में सम्मिलित करते हैं, माल सूची में। तो जब इन सभी को खरीदने के ऊपर अगर खर्चा किया जाता है, पूंजी के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, जिससे एक तरह से भविष्य में आय का सृजन हो, आय एवं उत्पादन का जो स्तर है वो भविष्य में एक तरह से बढ़ सके, उसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। तो जब हम निवेश को परिभाषित करते हैं तो निवेश को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, निवेश एक तरह से क्या होता है, पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं पूंजी स्टॉक में वृद्धि करने को ही क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। ठीक है, किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में जो फैक्ट्री हैं उनकी संख्या बढ़ जाए, नया प्लांट स्थापित किया जाए, नए भवनों का निर्माण किया जाए, नई मशीनों के ऊपर खर्चा किया जाए। ठीक है, ये एक तरह से किसको दर्शाते हैं, निवेश को दर्शाते हैं। ठीक है, पूंजी स्टॉक में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, जो पूंजीगत वस्तु होती, ठीक है, इन सभी को, जैसे कि फैक्ट्री हैं, प्लांट हैं, औजार, उपकरण, माल सूची, इन सभी को एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कह सकते हैं। और जब किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में इन पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक अगर बढ़ता है, पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक अगर बढ़ेगा, तो इसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे। क्योंकि ये जो पूंजीगत वस्तुएं हैं
इनका स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या हो गया, देश की जो उत्पादन क्षमता है वो क्या हो रही है, बढ़ेगी। और जब वर्तमान उत्पादन क्षमता पूंजी का स्टॉक अगर बढ़ता है तो इससे भविष्य में एक तरह से क्या होगा, आय और उत्पादन का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आय और उत्पादन का स्तर जब बढ़ेगा, ठीक है, तो ये एक तरह से किसको दर्शाएगा, निवेश को दर्शाता है। अब जब हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश में हम क्या करते हैं, दो घटक को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि करना एक तरह से क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। तो पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि है वो दो प्रकार के हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री है, नया प्लांट स्थापित किया जाए, नई मशीन अगर लगाई जाती हैं, माल सूची है, ये एक तरह से निवेश के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पादकों की इनमें से कुछ परिसंपत्तियां क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। जैसे कि भवन हो गया आपका, बिल्डिंग हो गई है, ठीक है, मशीनें हो गई हैं, ये एक तरह से क्या होती हैं, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। तो जब उत्पादकों की इन स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, नया भवन बनाया जाए, मकान बनाया जाए, बिल्डिंग बनाई जाए, ठीक है, नई मशीन अगर लगाई जाए, तो इस प्रकार के निवेश को हम क्या कहते हैं, स्थिर निवेश कहते हैं, ठीक है। स्थिर निवेश का मतलब क्या होता है, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों में एक तरह से वृद्धि जब होगी तो ये क्या है, स्थिर निवेश है। और माल सूची निवेश का मतलब क्या होता है, जब उत्पादकों के द्वारा इन स्थिर परिसंपत्तियों का प्रयोग करके वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो जो वस्तु बन जाएगी उनको हम क्या कहते हैं, निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जो उत्पादन प्रक्रिया में बन रही है उनको हम क्या कहते हैं, अर्धनिर्मित वस्तुएं कहते हैं। या इन वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल खरीदा जाएगा, तो कच्चे माल को खरीदने के ऊपर जो खर्चा होगा, या फिर उत्पादकों के द्वारा जो वस्तुएं निर्मित हो चुकी हैं उनमें से कुछ भाग तो क्या होगा, बिक जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ माल अगर बिक नहीं पाता उनको हम क्या कहते हैं, बिना बिकी वस्तुएं कहते हैं। तो इन सभी के ऊपर जो खर्चा होता है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, माल सूची निवेश कहा जाता है। तो जब हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश का जो संबंध होता है वो स्थिर निवेश के साथ में भी होता है, माल सूची निवेश के साथ में भी होता है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सकल निवेश आ जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सकल निवेश क्या होता है उसका भी अर्थ हम समझ लेते हैं साथ साथ में। तो सकल निवेश का मतलब क्या हो गया, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, सामान्यतः हम क्या लेते हैं, एक वर्ष की अवधि लेते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में समस्त वास्तविक निवेश जो भी होता है उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, सकल निवेश कहते हैं, ठीक है। एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि होती है, ठीक है, कुल पूंजी स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, जैसे कि मशीनों की संख्या माना कि किसी वर्ष में, पिछले वर्ष में कितनी थी, 10 मशीनें थी, अगले वर्ष बढ़ के मशीनों की संख्या क्या हो गई है, 15 हो गई हैं। बिल्डिंग कितनी थी, 10 बिल्डिंग थी, उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 20 हो गई हैं। तो ये जो संख्या में वृद्धि हो रही है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में जो वृद्धि हो रही है उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, सकल निवेश कहते हैं। और सकल निवेश में हम क्या करते हैं, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश दोनों को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। स्थिर निवेश का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है, भवन का निर्माण किया गया है, मशीन उपकरणों के ऊपर खर्चा किया गया है। तो जो स्थिर निवेश होता है, ठीक है, वो इनमें से कौन कौन सा है, शुद्ध निवेश हो सकता है, ठीक है, मशीन और उपकरणों के ऊपर जो खर्चा किया गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो निर्माण किया जाता है, ठीक है, व्यापारिक प्रतिष्ठान का मतलब कोई भी कार्यालय हो सकता है, भवन हो सकता है, गोदाम हो सकता है, ठीक है, इनका जो निर्माण किया जाता है उसको भी हम क्या करते हैं, स्थिर निवेश के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। साथ ही साथ माल सूची निवेश भी हो सकता है, ठीक है। माल सूची निवेश का मतलब वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के ऊपर जो खर्चा किया जाए, या कच्चे माल का प्रयोग करके जो वस्तुओं का निर्माण किया जाए, जो निर्मित वस्तुएं हो सकती हैं, अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं, इनके ऊपर जो खर्चा किया गया है उसको भी हम सकल निवेश के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब देखिए, ये जो पूंजीगत वस्तु होती है, जैसे कि मशीन है, उपकरण है, प्लांट है, इनका लगातार अगर प्रयोग किया जाएगा तो लगातार प्रयोग करने से क्या होगा, कुछ समय बाद में इनके रख रखाव, मरम्मत के ऊपर जो खर्चा आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसको भी एक तरह से सकल निवेश में शामिल किया जाता है, ठीक है। सकल निवेश में क्या क्या सम्मिलित होता है, शुद्ध निवेश सम्मिलित होता है, निर्मित अर्धनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक होता है, कच्चे माल के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, बिल्डिंग बनाने के ऊपर जो खर्चा किया गया है, मूल्यह्रास की राशि है,
ठीक है। समस्त प्रकार के जो ये खर्चे हैं, चाहे वो मशीन उपकरणों के ऊपर खर्चा है, आधारभूत संरचना के ऊपर जो खर्चा होता है, उसको भी हम सकल निवेश में सम्मिलित करते हैं। ठीक है। आधारभूत संरचना का मतलब क्या हो गया? दूसरी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि सड़कों की आवश्यकता होती है, सड़कों की आवश्यकता होती है, बांध हो सकते हैं, हवाई अड्डे हो सकते हैं, इनके ऊपर जो खर्चा किया गया है, ये समस्त प्रकार के खर्चे हम किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? सकल निवेश के अंतर्गत। ठीक है। तो सकल निवेश का मतलब क्या हो गया? एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी स्टॉक में जो भी वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहेंगे? सकल निवेश कहेंगे। इसी प्रकार दूसरी हमारी जो अवधारणा है वो क्या है? निवल निवेश, या जिसको हम निवल को हम क्या कह सकते हैं? शुद्ध भी कह सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? किसी अर्थव्यवस्था में वर्तमान पूंजी स्टॉक में जो शुद्ध वृद्धि होती है, ठीक है, जो नई पूंजी रचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? निवल निवेश। ठीक है। नई पूंजी रचना का मतलब क्या हो गया? देखिए, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, जैसे कि मशीनें हैं, बिल्डिंग है, इनका अगर हम लगातार प्रयोग करते जाएंगे तो लगातार प्रयोग करने से क्या होगा? ये खराब हो सकती है, तो इनकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, मरम्मत करानी पड़ेगी। या कुछ वर्ष जैसे कि एक मशीन 10 वर्ष चल सकती हैं, तो 10 वर्ष के बाद में फिर क्या होगा? नई मशीन लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार का ये जो खर्चा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब हम सकल निवेश में से ये जो मूल्यह्रास हैं उसको हम घटा देंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा? निवल निवेश बचेगा। ठीक है। मूल्यह्रास क्या होता है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो निवल निवेश है, शुद्ध निवेश का मतलब क्या है? एक वर्ष की अवधि में उत्पादकों के द्वारा जो सकल निवेश किया गया है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, उसमें से हम क्या करते हैं? मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। और मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? मशीनों की जो टूट फूट होती हैं, उनकी रिपेयरिंग का जो खर्चा होता है, नई मशीनों का जो प्रतिस्थापन किया जाता है, उसका जो खर्चा होता है, उसको हम किस में सम्मिलित करते हैं? मूल्यह्रास में सम्मिलित करते हैं। अब देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में सकल निवेश और मूल्यह्रास दोनों अगर बराबर होंगे, कि सकल निवेश कितना है? 100 करोड़ का है, और मूल्यह्रास भी कितना है? 100 करोड़ का। तो ऐसी स्थिति में जो निवल निवेश है वो क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कि अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि जितना सकल निवेश एक वर्ष की अवधि में किया गया है, उतना ही उसका मूल्यह्रास, रिपेयरिंग का खर्चा आ गया, मरम्मत का खर्चा आ गया। तो निवल निवेश के लिए क्या जरूरी है? हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था में सकल निवेश जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि सकल निवेश अगर 100 करोड़ का है, तो मूल्यह्रास क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए। माना कि मूल्यह्रास कितना है? 80 करोड़ का है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो निवल निवेश है वो कितना है? 20 करोड़ का। ठीक है। तो निवल निवेश एक तरह से क्या होता है? सकल निवेश में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने अभी देखा था कि जो निवेश होता है उसमें हम क्या करते हैं? सकल निवेश को भी शामिल करते हैं, और जो माल सूची निवेश होते हैं उसको भी हम शामिल करते हैं। तो स्थिर निवेश जो होता है वो एक तरह से क्या दर्शाता है? कि अर्थव्यवस्था में उत्पादकों के पास में जो स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं उसके स्टॉक को दर्शाता है। ठीक है। जो उत्पादन के पैमाने को दर्शाता है। स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक जितना ज्यादा होगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो पैमाना है उतना ही क्या होगा? अधिक होगा, और इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा? विकास एवं वृद्धि को दर्शाया जाता है। ठीक है। जो स्थिर निवेश होता है वो क्या दर्शाता है? अर्थव्यवस्था में विकास एवं वृद्धि को दर्शाता है, उत्पादन के पैमाने को दर्शाता है। स्थिर निवेश जितना ज्यादा होगा, उत्पादन का पैमाना उतना ही बड़ा होता है। इसी तरीके से माल सूची निवेश की हमने बात की थी। तो माल सूची जो होती हैं, तो माल सूची निवेश में हम क्या सम्मिलित करते हैं? निर्मित, अर्धनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक हम सम्मिलित करते हैं। तो जब बाजार की जो अनिश्चितता होती है, ठीक है, बाजार की अनिश्चितता का मतलब कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कमी होती है, तो ये माल सूची जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। जब कोई अर्थव्यवस्था निर्मित वस्तुओं का स्टॉक अगर रखती हैं, और अचानक अगर किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ जाती है, तो मांग बढ़ने से क्या होगा? ये जो स्टॉक रखा गया है
माल सूची स्टॉक वो एक तरह से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में अचानक वृद्धि हो जाती है तो जो निर्मित वस्तुओं का स्टॉक होता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये निवेश की अवधारणा का महत्व होता है। अब देखिए, एक अवधारणा मैंने आपको साथ में बताई थी इसी में कि जब हम सकल निवेश में से क्या करते हैं, मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, निवल निवेश आ जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया कि जो भी पूंजीगत वस्तु होती है, ठीक है, जो पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक होता है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक का मतलब चाहे वो स्थिर हो सकता है जिसमें कि हम फैक्ट्री हैं, प्लांट हैं, उपकरण हो सकते हैं, इनको अपन लेते हैं। तो इनके रख रखाव, क्योंकि देखो मशीनों का अगर लगातार प्रयोग होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, वो खराब भी हो सकती है, उनके रख रखाव के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। या एक मशीन की अगर जीवन काल माना कि 20 वर्ष है, 20 वर्ष तक अगर एक मशीन चल सकती है तो उसके बाद में क्या होगा, नई मशीन को स्थापित करने पड़ेगा। तो ये प्रतिस्थापन जो खर्चा होता है उन दोनों को हम किस में सम्मिलित करते हैं, मूल्यह्रास में। तो घिसावट व्यय या मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया, जो पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक होता है उनके रख रखाव और प्रतिस्थापन पर जो भी खर्चा होता है, ठीक है, उसको हम मूल्यह्रास में सम्मिलित करते हैं। मूल्यह्रास में क्या क्या सम्मिलित होगा, एक तो सामान्य टूट फूट, ठीक है, मशीनों का लगातार प्रयोग करने से उनमें जो भी टूट फूट होगी उसको हम मूल्यह्रास में सम्मिलित करेंगे। आकस्मिक खर्चा जो भी होगा, जैसे कि मशीन अगर खराब हो गई हैं तो उसकी मरम्मत के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, रख रखाव के ऊपर जो भी खर्चा होता है उसको भी हम मूल्यह्रास में लेंगे। और प्रत्याशित अप्रचलन, ठीक है, जिसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि मशीन 5 वर्ष तक चल सकती है, उसके बाद में उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, तो जिसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद क्या करना पड़ेगा, हमको नई मशीन लगानी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन व्यय कहते हैं। तो ये सारे प्रकार के जो खर्चे हैं वो हम किस में सम्मिलित करते हैं, मूल्यह्रास में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो प्रत्याशित अप्रचलन है उसको हम मूल्यह्रास में शामिल करते हैं। एक होता है हमारा अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित का मतलब क्या हो गया, जिसके बारे में हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो इससे किसी प्रकार की जो हानि होती है, क्षति होती है, उसको हम मूल्यह्रास में सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी बाह्य परिस्थितियां होती है, दुर्घटना होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, इससे किसी प्रकार की कोई अगर हानि होती है उसको मूल्यह्रास में नहीं शामिल किया जाएगा। मूल्यह्रास में किसको हम लेते हैं, केवल प्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित को नहीं लेंगे। प्रत्याशित का मतलब जिसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, इस प्रकार के खर्चे ही मूल्यह्रास में सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखिए, मूल्यह्रास को एक तरह से क्या कहा जाता है, लेखांकन अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, लेखांकन देखिए, वास्तव में अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का मूल्यह्रास का कोई खर्चा नहीं होना कोई जरूर नहीं है कि मूल्यह्रास, जैसे कि एक मशीन है, ऐसा नहीं है कि वो हर साल खराब हो, ऐसा होना कोई आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे उद्यमी होते हैं, उनके पास में बहुत प्रकार के उपकरण हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि सारे उपकरण जो हैं हर साल खराब हो जाए, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये सारी जो मशीनें होती हैं इनका एक जीवन काल होता है कि कोई मशीन 5 साल तक चल सकती है, कोई मशीन जो होती है वो 10 साल तक चल सकती हैं। तो हम एक यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि इनके प्रतिस्थापन पर जो खर्चा होगा वो एक तरह से स्थिर मान लेते हैं हम, कि 10 वर्ष बाद अगर हमको मशीन बदलनी पड़ेगी तो 10 वर्ष बाद जो हमारा खर्चा होने वाला नई मशीन को खरीदने के ऊपर, तो उनको हम क्या करते हैं, 10 बराबर भागों में बांट के उनकी गणना हम किस आधार पर कर लेते हैं, वार्षिक आधार पर। इसलिए मूल्यह्रास को क्या कहा जाता है, एक तरह से लेखांकन संकल्पना कहा जाता है। वार्षिक मूल्यह्रास की मात्रा का लेखांकन किया जाता है। ठीक है, वार्षिक मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया कि जो भी पूंजीगत वस्तुएं प्रयोग की जा रही हैं उनमें टूट फूट होती रहती हैं, तो हम जो मूल्यह्रास है उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, मूल्यह्रास क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता होता है। तो एक मशीन अगर 20 साल तक काम कर सकती है तो 1 साल में उसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, उसके मूल्य में कितनी एक तरह से कमी हो रही, कितना उसका जो प्रतिस्थापन व्यय है वो 1 साल के लिए हो सकता है। ठीक है, तो पूंजी जो मूल्यह्रास है वो क्या होती है, पूंजीगत वस्तुओं के प्रत्याशित जीवन काल के साथ में संबंधित होती है। ठीक है, और इसको हम सूत्र के रूप में कैसे ले सकते हैं, पूंजीगत वस्तुओं की प्रतिस्थापन लागत कि एक मशीन को अगर 10 वर्ष बाद में बदलना पड़ेगा
और उस वर्षों वस्तु पूंजीगत वस्तु मशीन की जो लागत है वो कितनी माना कि 100 करोड़ है। तो इस प्रतिस्थापन लागत में हम क्या करेंगे, जो पूंजीगत वस्तु है मशीन है उसके उपयोग के वर्षों की संख्या का भाग दे देंगे। तो एक मशीन 100 करोड़ रुपए की है और वो 10 वर्षों तक काम में ली जा सकती हैं, तो 100 करोड़ क्या हो गया, उसकी प्रतिस्थापन लागत हो गई। और उस मशीन के उपयोग के वर्षों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 100 में हम 10 का भाग दे देंगे, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा। तो ये 10 करोड़ जो है वो क्या है, हमारा मूल्यह्रास है वार्षिक। एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रास कितना है, 10 करोड़ का है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी पूंजीगत वस्तु है मशीन है उसकी प्रतिस्थापन लागत में उस मशीन पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग कितने वर्षों तक किया जा सकता है उसका भाग देके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे।